और मैं यहाँ से लगभग बिलासपुर गया, बिलासपुर से रिटर्न आते वक्त वो हैंड ब्रेक की लाइट ब्लिंक करने लगी। राइट। तो क्योंकि मैं रास्ते में था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, हल्का हल्का ब्रेक काम करी थी, घर आते आते वो ब्रेक फेल हो गई। तो इसके पहले प्रथम भाई मैं वैगनार चलाता था और उसको मैंने सेकंड हैंड लिया था, तो वो लगभग मैंने साल भर चलाई। इसको मैं ले गया हूँ यहाँ से प्रयागराज, यानी रायपुर से प्रयागराज, यानी 650 के करीब किलोमीटर, 650 किलोमीटर इन वन गो नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप स्विफ्ट है, इसमें आपको मारुति ने नया इंजन प्रोवाइड करती है। पहले आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज वाला जो इंजन आता था वो नहीं मिलता। तो इस नए इंजन का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? वाइब्रेशन की बात करें तो मुझे वाइब्रेशन उतना नहीं फील होता कि वाइब्रेशन है या अंदर नॉइज है। वो उतना फील नहीं होता। हाँ, जब आप रफ चलाएंगे एकदम तो वो थोड़ा सा फील होता है कि हाँ अभी रफ चलाने पे वो मतलब ये जैसे आप देख रहे होंगे बैक पैनल, ये पूरा यहाँ से ट्रक ने इसको धक्का मारा था और ये पूरा दब गया था। ओके। तो लगभग इसको मैंने तुरंत क्लेम किया इंश्योरेंस मेरा, क्योंकि 1 साल नहीं हुए थे गाड़ी को। तो इंश्योरेंस क्लेम किया, लगभग 1,500 के फाइल चार्ज लिया उन्होंने। और ओवरऑल ये जो गेट था और इसका जो ओवरऑल पेंट था वो मिला करके 14-15 हजार का करीब खर्चा आ रहा था, अगर हम इसको पे करना होता तो। बेस मॉडल बहुत कम लोग लेते हैं, ज्यादातर VXI लेते हैं। VXI में नहीं जाने का प्लान और बेस मॉडल लेने का प्लान? मेरे पास देखिए, एक तो बजट भी थोड़ा सा लो था। राम राम जी, आप सभी को एक और ओनरशिप एक्सपीरियंस में स्वागत है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज अपने पास है मारुति स्विफ्ट। और इस गाड़ी को ओनर ने क्यों कंसीडर किया, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स मिले इस गाड़ी में, वो आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे। अगर आप प्लान कर रहे हो एक बढ़िया हैचबैक का, तो कहीं ना कहीं मारुति स्विफ्ट सबसे पहले प्रायोरिटी में आती है इंडियंस की मार्केट में। तो भैया ने इस गाड़ी को क्यों चूज किया और किस लिए किया और क्या क्या इनको बढ़िया लगे इस गाड़ी में। इस गाड़ी को 14 महीने हो चुके हैं, 14 महीने में कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो अपने साथ है अजय भैया। अजय भैया आपका बहुत नमस्कार प्रथम भाई। नमस्कार। नमस्कार। तो अजय भैया, कैसे बना मारुति स्विफ्ट का प्लान और बेस मॉडल ही क्यों, थोड़ा जनता को बताएं। जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि प्रथम भाई ने बताया, मैं इस गाड़ी को लगभग 14 महीने से ओन कर रहा हूं। और प्लान कैसे बना, जैसे प्रथम भाई पूछ रहे हैं कि प्लान कैसे बना स्विफ्ट लेने का, तो इसके पहले प्रथम भाई मैं वैगनार चलाता था और उसको मैंने सेकंड हैंड लिया था। तो वो लगभग मैंने साल भर चलाई। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सुजुकी के साथ, उसके मेंटेनेंस को लेकर के, उसके फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर के, वो अच्छा रहा। ओके। फिर जब मैं दूसरी गाड़ी का अपडेट करने को सोचा, तो यंग जनरेशन होने की हिसाब से वैगनार थोड़ी ये होता है कि एकदम स्पेशियस है और ऊंची गाड़ी है। तो थोड़ा यंग दिखने के लिए थोड़ा यंग गाड़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने स्विफ्ट चूज किया। और माइलेज भी इसका काफी अच्छा बताया गया था कंपनी द्वारा। और कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी। ये तकरीबन मुझे 7.5 लाख की ऑन रोड विथ 50,000 की एसेसरीज के साथ पड़ी थी, यानी 7 लाख प्लस 50,000 की एसेसरीज, यानी 7.5 लाख की ऑन रोड पड़ी थी मुझे। ठीक है। तो मुझे ये अच्छा ऑप्शन लगा। मेरे 5 सीटर के हिसाब से मुझे कंफर्टेबल लगी। व्हील थोड़े मुझे वैगनार से अच्छे बड़े मिल गए। और माइलेज भी जो पुरानी वैगनार थी मेरी, वो 20 का देती थी, उससे इसमें 5 के तकरीबन ज्यादा ये क्लेम कर रही थी। तो इस हिसाब से मैंने इसको चूज किया। अच्छा, ये बताइए, वैगनार 1 लीटर था कि 1.2? 1.2 था वो। 1.2 था। ओके। तो भाई अगर आपको बताऊं कि ये जो स्विफ्ट है, इसमें आपको मारुति ने नया इंजन प्रोवाइड करती है। पहले आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज वाला जो इंजन आता था वो नहीं मिलता। तो इस नए इंजन का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे देखा जाए तो ये जैसे कि नया इंजन जो आया 3 सिलेंडर का, काफी इसके साथ कुछ लोगों का कहना है कि इसका वाइब्रेशन ज्यादा है, कुछ लोगों का कहना है केबिन नॉइज ज्यादा है ना। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये उतना पिकअप नहीं है। तो कहीं ना कहीं पिकअप के मामले में मैं मानूंगा कि ये 4 सिलेंडर से कम है, क्योंकि जो मेरी पहली वैगनर थी वो 2007-8 मॉडल थी, तो वो 4 सिलेंडर थी। तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें महसूस होता है। फर्स्ट सेकंड गियर में आप किसी ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आपको महसूस होता है। लेकिन एक बार फर्स्ट से सेकंड गियर में आ गए आप, फिर वो मोमेंटम बन जाता है और इजीली अच्छे से चलती है, अच्छे से पिकअप। वाइब्रेशन की बात करें तो मुझे वाइब्रेशन उतना नहीं फील होता कि वाइब्रेशन है या अंदर नॉइज है। वो उतना फील नहीं होता। हाँ, जब आप रफ चलाएंगे एकदम
हाँ। तो वो थोड़ा सा फील होता है कि हाँ अभी रफ चलाने पे वो ड्रैग फील होता है, वो थोड़ा सा रफनेस फील होती है। बाकी इंजन काफी बढ़िया है। मतलब कि इसको आप मल्टी यूज भी काइंड ऑफ बोल सकते हो हाँ कि रफ टाइम में रफ एकदम परफॉर्मेंस हाँ देती हाँ है, एकदम हाँ, स्मूथ टाइम में स्मूथ स्मूथ परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस देती है। तो इसके अलावा आपने जैसे बताया कि इसके पहले भी आपने मारुति रखा, तो हाँ, और कोई अदर ब्रांड एक्सप्लोर करने का आपका नहीं बना? एक्सप्लोर करने का, जैसे कि मैं अभी एक दोस्त को मैंने सेकंड हैंड ही दिलाया था, टाटा नैनो की बात करें, राइट। है ना, अभी उसको टाटा नैनो का टॉप मॉडल दिलाया मैंने। और उसका जस्ट अभी उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, यानी कि गाय वाय उससे भिड़ गई आके, उसका बस अलाइनमेंट आगे का टेढ़ा हो गया पहिए का। उसको बनवाने के लिए आप सोचो, टाटा नैनो जो कि सबसे सस्ती गाड़ी है, उसको बनवाने के लिए सिर्फ उसका हल्का सा पहिया बेंड हुआ था, उसको 20,000 का खर्चा आया। जो कि उसने सेकंड हैंड 1,20,000 समथिंग ली थी। उसमें अगर 20,000 रुपए का मेंटेनेंस आपको सिर्फ पहिया टेढ़ा होने का, उसके लिए भी 10 दिन उसको गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। तो उसके मुकाबले मेरा ये एक्सपीरियंस था कि टाटा तो नहीं लेंगे, है ना, पार्ट नहीं मिल रहे हैं, गाड़ी खड़ी रह रही है सर्विस के मामले में। बाकी तो मुझे लगती है टाटा बढ़िया है, क्योंकि अभी ट्विन सिलेंडर सीएनजी निकाल दिया आराम से। उसमें, क्या कहते हैं, सीएनजी दिख नहीं रही है, हिडन है, स्पेस मिल रहा है। अभी नई क्या कहते हैं पंच भी आ गई, वो भी काफी अच्छी है। तो ओवरऑल जिसको लेना है वो बेटर है, लेकिन मुझे उसका सर्विस को लेकर के बहुत बुरा लगा कि सर्विस बेटर हो सकता है। सर्विस इससे बेटर करनी चाहिए उनको। अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं, अच्छा हर चीज कर रहे हैं, सनरूफ दे रहे हैं सस्ती गाड़ियों में। एक इसी बजट पॉइंट में हमें टाटा पंच भी मिल जा रही थी उस समय, जो कि थोड़ा सा मिनी एसयूवी टाइप है। राइट। तो वो भी ऑप्शन था, लेकिन बस सर्विस की वजह से मैंने उसको नहीं लिया। सर्विस और सेकंड माइलेज, सेफ्टी अच्छी है उनकी, अभी ट्विन सिलेंडर जो निकाल दिया वो अच्छा है, काफी चीजें अच्छी है, लेकिन माइलेज और एक दो पॉइंट बेटर कर दे तो मुझे लगता है कि हाँ, 90% इंडियंस जो है हाँ, टाटा में शिफ्ट होने का एकदम प्रयास सोचेंगे। करेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट शेयर जो है मारुति होल्ड करता है इंडियन मार्केट में सबसे हाँ, ज्यादा ऑटोमोबाइल में। तो कहीं ना कहीं भैया जी, जैसे आप बेस मॉडल ले आए, बेस मॉडल बहुत कम लोग लेते हैं, ज्यादातर VXI लेते हैं। VXI में नहीं जाने का प्लान और बेस मॉडल लेने का प्लान? मेरे पास देखिए, एक तो बजट भी थोड़ा सा लो था, राइट। और दूसरा रीजन रहा कि बेस मैं अगर VXI में जाता, मेरा प्लान था सीएनजी लेने का। ओके। तो अगर मैं VXI जा रहा था तो 1,00,000 VXI महंगी थी और 1,00,000 और लगा के सीएनजी पड़ रही थी। तो मेरा जो प्लान बना कि मैं VXI अगर लेता तो मैं सीएनजी लेता। और इसमें जो है कि उसमें डिस्प्ले भी छोटी थी VXI में, जो मैंने इसमें 50,000 की एसेसरीज में बड़ी डिस्प्ले लगवाई है। स्पीकर भी अपने चॉइस के एजेंसी से लगवाए हैं। साथ में मुझे 50,000 में व्हील कैप मिल गए, ये अपना सीट कवर मिल गया, अपना बेसिक चीजें जो साइड में कुछ एसेसरीज लगती है वो मिल गई। कहाँ मुझे 1,00,000 रुपए VXI के लिए मैं पे करता, जिसमें मुझे डिस्प्ले, स्पीकर और कुछ ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते। लेकिन दिक्कत यही थी उसमें कि फिर उसके बाद फिर मुझे 30-40,000, 20-30,000 सीट कवर, साइड के ये जो गार्ड वगैरह होते हैं, है ना, कुछ लगा के फिर मुझे 50,000 खर्चा करना पड़ता। तो मतलब ओवरऑल जो है 50,000 का डिस्काउंट के साथ साथ आपको 7.5 लाख के ऑन रोड प्राइस में ये बेस मॉडल आप ले आए। तो सीएनजी का जैसे आप बता रहे थे कि प्लान कर रहे थे, तो आपका डेली रनिंग कैसा है? और सीएनजी लेते तो क्या वो बेटर होता, या फिर ये जो आप लेके आए पेट्रोल में ये बेटर है माइलेज के हिसाब से? अभी जैसे मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सीएनजी इज फ्यूचर ऑफ कार फ्यूल्स। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं फ्यूल के मामले में सीएनजी बेटर रहता, क्योंकि उसका माइलेज लगभग 32-33 कुछ क्लेम है उसका ऑलमोस्ट। और इसका जो है अच्छा माइलेज देती है, ये भी 25 का माइलेज अभी मुझे दे रही है हाईवे पे। दे रही है? हाँ, हाईवे पे 25 का माइलेज इजीली देती है। अभी भी इसके मीटर में आप क्लिक करेंगे तो कितना लास्ट एवरेज उसका आ रहा है वो दिखाएगा उसमें। तो हाईवे पे मुझे 24 से 25 का माइलेज ये दे देती है। तो ओवरऑल मुझे उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका पेट्रोल में भी माइलेज अच्छा है। अच्छा है। लेकिन सीएनजी इसलिए क्योंकि मैं महीने में, जैसे आपने पूछा, तो महीने में मेरा 2,000 कम से कम रनिंग है। 14 महीने में लगभग मैंने 26,000 के करीब, 26,000 से ऊपर ही चला दी है, 26,000 के करीब चली होगी गाड़ी। तो 2,000 रनिंग यानी कि काफ़ी अच्छी खासी रनिंग है मेरी। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि सीएनजी में ले सकता था, लेकिन ये बेटर है, कोई ऑप्शन दिक्कत नहीं, क्योंकि माइलेज 25 का इसमें भी ये दे रही है। जी।
तो सीएनजी के हिसाब से अगर देखिए तो माइलेज तो उतना नहीं है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से देखें माइलेज बहुत बढ़िया है, बेस्ट बहुत बढ़िया है। हाँ और आपको जो है थोड़ा बहुत बढ़िया पावर भी गाड़ी में मिल जा रहा है। तो उसके बाद जैसे कि आपका डेली रनिंग 2000 आपने बताया, मैं मंथली रनिंग मंथली, हाँ तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो है गाड़ी में माइलेज भी मिल जा रहा है, रनिंग भी है, पावरफुल इंजन भी मिल जा रहा है। और सबसे मेन बात करूँ, स्पेस कैसा है गाड़ी में, जब आप बैठते हो गाड़ी में, हाँ 3-4 जन गाड़ी में लोड बैठते हैं, तो कैसा फील आता है? स्पेशियस है अंदर से, हम्म, हालांकि मतलब पैर वैर हर चीज कंफर्टेबल है, मेरी हाइट के हिसाब से कंफर्टेबल है। राइट। लेकिन कोई अगर 6 फुट का इंसान है, हम्म। 6 फीट का है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा हेड रूम कम मिलता है बैक सीट पे। फ्रंट पे ठीक रहता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ लोग हैं दोस्त हाँ, जो कि 6 फीट हाइट है उनकी, तो उनके लिए फ्रंट सीट सही है, बैक सीट में उनका सिर थोड़ा सा लगता है। और दूसरा अगर हाइट की बात करें तो अभी जो इसका बेस नीचे से देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। ग्राउंड क्लियरेंस ये ड्रॉबैक में आ जाएगा इसके, कि कहीं पे भी जाते समय थोड़ा सा भी पत्थर या थोड़ा सा भी ऊंचाई आई तो नीचे से लगती है ना, तो वो फील होता है यार थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस और होनी चाहिए थी। मैं एजेंसी में बात भी किया कि कुछ शॉकअप में एडजस्टमेंट करके इसको ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी जाए, क्या नहीं, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है यहाँ पे, जो आती है मैन्युफैक्चर्ड यही रहती है हमेशा के लिए। तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए थी, थोड़ा सा बैक सीट पे अगर थोड़ा सा हेडरूम भी मिल जाता तो बेटर रहता। बढ़िया रहता। हाँ। अभी तक एट वन टाइम आप इसको कितना लॉन्ग ड्राइव पे ले गए? लॉन्ग ड्राइव पे इसको मैं ले गया हूँ यहाँ से प्रयागराज, यानी रायपुर से प्रयागराज, यानी 650 के करीब किलोमीटर 650 के किलोमीटर इन वन गो नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप, मतलब चाय वाय के लिए हल्का सा कुछ खाने के लिए तो रुका, चलेगा। बाकी नॉन स्टॉप। उस टाइम में माइलेज क्या आपको गाड़ी प्रोवाइड किया? उस समय वही मैक्स माइलेज का जाता है 24 to 25। मतलब जो कंपनी ऑन पेपर क्लेम कर रही है, वो आपको ऑन प्रैक्टिकल भी दे रही है गाड़ी। तो इसलिए मारुति को ही ज्यादा चुना जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और इन फ्यूचर इस गाड़ी को अगर शिफ्ट करते हो तो कौन से ब्रांड में प्रिफर करोगे? ब्रांड तो मैं सुजुकी ही प्रिफर करूंगा, अभी भी सुजुकी ही लूंगा। और यही रहेगा कि अब सीएनजी लूंगा और थोड़ा सा कुछ 7 सीटर या कुछ थोड़ी हाइटेड गाड़ी लूंगा जिसमें नीचे ग्राउंड क्लियरेंस भी मिले, बढ़िया। जैसे कि अभी ग्रैंड विटारा हो गई, वो थोड़ा ठीक लगती है मुझे, या फ्रॉन्क्स तो मुझे ओके है, लेकिन मुझे ग्रैंड विटारा जैसी थोड़ा बढ़िया बड़ा 5 सीटर है लेकिन ठीक है। अगर 7 सीटर में जाऊंगा तो फिर देखते हैं सुजुकी का कौन सा ऑप्शन जैसे है। अभी ऑटो इंफ्रा अभी ईवी की ओर ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, मारुति भी कहीं ना कहीं ईवी की ओर अपना काफी गाड़ियां लेके आ रहा है। ई विटारा हाल ही में आया है, तो अगर ईवी में आता है इन फ्यूचर, छोटी गाड़ी में या थोड़ा सा मिड सेगमेंट की गाड़ी में, आपका क्या कहना है ईवी को लेके? क्या आप उसमें ईवी को लेकर के, क्योंकि मेरा अभी एक्सपीरियंस नहीं रहा है उसको चलाने का, लेकिन फिर भी जो मेरा ये मानना है कि ईवी फ्यूचर है, लेकिन मेरा लॉन्ग रन होता है, मतलब वन गो में मैं कम से कम 300-350 किलोमीटर जाता हूँ। जैसे यहाँ से गया कोरबा से भी कुछ फील्ड विजिट रहा, फिर उसके बाद मैं रिटर्न आया। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं यहाँ से गया कोरबा और कोरबा से रिटर्न भी आ गया सेम डे में, यानी 250 किलोमीटर जाना, 500 हो गया। तो उसमें मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि ईवी कितना बेटर रहेगी कहाँ जाके, क्योंकि मुझे जाना होता है मॉर्निंग में, दिन भर वहाँ काम करना है, इवनिंग में रिटर्न आ जाना है। अगर बढ़िया रेंज वाली गाड़ियां अगर आ जाती हैं तो वन गो में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है कि हाँ उसको ले सकते हैं, अगर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर की रेंज है वन चार्ज में, तब बढ़िया रहेगा। उसके बाद अगर रुके भी चार्ज करते तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि आ गए वापस आ गए, रिटर्न आके लगा लिया घर पे चार्जिंग, मेरे हिसाब से। ये सारी बातें तो हमने कर ली, गाड़ी कैसा चला, गाड़ी क्यों लिया भैया ने, और पॉइंट्स वगैरह बताया कि डिस्काउंट वगैरह के साथ क्या क्या मिला। ओवरऑल सर्विस की अगर अपन बात करते हैं गाड़ी में, तो क्या आपका बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है? मारुति जानी जाती सर्विस को लेके, गाड़ियों को लेके, तो अब तक का आपका सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ओवरऑल मेरा 2 बार कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, लगभग 12,000 के करीब गाड़ी चली रही होगी, सेकंड या थर्ड सर्विस हुई थी गाड़ी की, और मैं यहाँ से लगभग बिलासपुर गया। बिलासपुर से रिटर्न आते वक्त वो हैंड ब्रेक की लाइट ब्लिंक करने लगी। तो क्योंकि मैं रास्ते में था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, हल्का हल्का ब्रेक काम कर रही थी, घर आते आते वो ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक मतलब काम करना बंद कर दिया। तो तुरंत मैंने सर्विस सेंटर को कॉल किया और उनको मैंने बुलाया, तो उन्होंने आया, तुरंत चेक किया और गाड़ी को खुद लेके गए एजेंसी में, और वहाँ सर्विस की। नया उसका ब्रेक पंप कुछ होता है, ऑयल जिसमें फिल होता है, वो फट गया था। तुरंत उन्होंने रिप्लेस किया, लगभग 2000 समथिंग का सामान था वो, तो उन्होंने रिप्लेस किया विदाउट एनी चार्जेस। वो गाड़ी मेरी लेके गए,
सर्विस की और उसका पंप लगा करके वॉश करके गाड़ी मुझे वापस की विदाउट एनी चार्जेस। तो सिंगल डे सेम डे। और उसके अलावा जो भी आप बता रहे थे बिहाइंड द कैमरा कि आपका इंश्योरेंस भी काफी अच्छे से क्लेम हो हाँ। गया, क्या रहा था गाड़ी में? इसमें मतलब ये जैसे आप देख रहे होंगे बैक पैनल, ये पूरा यहाँ से ट्रक ने इसको धक्का मारा था और ये पूरा दब गया था। ओके। तो लगभग इसको मैंने तुरंत क्लेम किया इंश्योरेंस मेरा, क्योंकि 1 साल नहीं हुए थे गाड़ी को। तो इंश्योरेंस क्लेम किया, लगभग 1,500 के फाइल चार्ज लिया उन्होंने। और ओवरऑल ये जो गेट था और इसका जो ओवरऑल पेंट था वो मिला करके 14-15 हजार का करीब खर्चा आ रहा था अगर हम इसको पे करना होता तो इन्होंने पूरा इसको क्लेम लिया और ये मुझे नया लगा करके पेंट करके प्रॉपर अच्छा तरीके से करके इन्होंने दिया। जैसे आप देख पा रहे होंगे कुछ पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी वही ये सारी इसमें चीजें मैं ऐसे- देखा हाँ। क्योंकि बहुत सारी गाड़ी में सर्विस होने के बाद भी पेंट मिसमैच हो जाता है, तो मेरे को इसमें डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं पता लग पा नहीं रहा। पता चल रहा है। ये पेंट अच्छा रहा क्योंकि ये उन्होंने बताया कि व्हाइट पेंट होता तो शायद बाकी का पेंट येलोइश हो चुका होता, ये आपका पता चलता है। हाँ। लेकिन क्योंकि ये ग्रे कलर है हाँ। तो क्या इसमें बिल्कुल भी मिसमैच नहीं आएगा। जब मैं करवा रहा था मुझे ये टेंशन था हाँ। कि कहीं मिसमैच हो गया कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पूरा ही मैच करके देंगे। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने मेरा 1,500 में वो क्लेम तुरंत विद इन 2 डेज वो भी क्लेम हो गया और पूरा इन्होंने अच्छी तरीके से काम करके दिया। तो भाई ये होता है अगर आप एक प्राउड इंडियन होने के नाते एक मारुति को चूज करते हो। बाकी इंडियन ब्रांड्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है सेफ्टी को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन गाड़ी में अगर सर्विस अच्छा मिल जाए तो कहीं ना कहीं इस जैसा फिर बात भी बन जाएगा। जैसे कि अगर आपको दिखाऊं गाड़ी के इंटीरियर में, भैया की गाड़ी पूरा फुल्ली लोडेड है एसेसरीज से, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन सीट कवर के साथ पूरा गाड़ी का इंटीरियर आपको मिलेगा। और जो ओडोमीटर में रनिंग है यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये देखें 25.7 का किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे आपको एवरेज दिखा रहा है। और ओडोमीटर में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको 26,028 किलोमीटर ये आपको जो है चल चुकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको बढ़िया नीट एंड क्लीन, अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो तो यहाँ पे आपको बस स्क्रीन लगवाना होता है और उसके बाद भी बड़ी से भैया के जैसे डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाए तो ये पूरा का पूरा आपको जो है 8 लाख के अंदर अंदर कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी डील हो जाता है। तो इसके अलावा ये स्पॉइलर वगैरह भी आप लगाओ भैया? ये स्पॉइलर एसेसरीज में ही था, 50,000 के रुपए में। हाँ। स्पॉइलर था। हाँ। ये साइड का ये जो गार्ड होता है ये हाँ। था। वाइजर था। वाइजर था और व्हील कैप डिस्प्ले था। व्हील कैप भी था। व्हील कैप भी था। नहीं व्हील कैप नहीं था, डिस्प्ले था। हाँ। और स्पीकर्स 2 स्पीकर एडिशनल थे। ओके। और कुछ वो एक सुजुकी के लोगो की लाइट लगी है जो यहाँ पे लगी हुई है इसमें, ये थी। हाँ। और साथ में 1-2 एसेसरीज और भी थी जो मैं भूल रहा हूँ। तो वो कुछ इसमें तो फिर तो बहुत वर्थ इट है ये। हाँ 50,000 की जो किट लगवाई थी हाँ। मैंने वो वर्थ थी, बहुत क्योंकि वर्थ अगर इट मैं है। बाहर भी इसको लगवाता तो 30,000-35,000 के करीब पड़ता। स्क्रीन 20-25 हजार का तो आता। इसमें एप्पल ऑटो प्ले जिसको बोलते हैं, हाँ। एंड्रॉइड ऑटो प्ले और एप्पल ऑटो प्ले दोनों है। अच्छा साउंड है, ओवरऑल अच्छी एसेसरीज लगी। तो मतलब वर्थ इट एसेसरीज है हाँ, सारी हाँ, चीजें। 50,000 कोई भी ऐसा नहीं कि मनी वेस्ट के लिए लग गया है। हाँ हाँ, तो ये अच्छा एक एसेसरीज का पार्ट था कि 50,000 में अच्छी एसेसरीज इन्होंने लगा के दी थी। तो भाई ये रहा एक छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस मारुति स्विफ्ट का LXi बेस मॉडल का। और आपके पास कौन सी गाड़ी है, यदि आप प्लान कर रहे हैं तो कौन सी गाड़ी का प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और इसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।